Hello dear students, welcome to Exact IS. I am Komal Dharma here to teach you Indian polity and governance for your UPSC exam. So we have already seen one lecture, right? हमने इससे पहले एक पॉइंट डिस्कस किया है जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, कौन सा लाइसेंस था, उन्हें मोनोपोली ट्रेड मिला था, किस साल उन्होंने अपनी मोनोपोली को ख़त्म किया, कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी एक राज करने वाली कंपनी बनी, ब्रिटिश राज बना, सबके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में, राइट। और उसी के साथ में हमने एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन दिस एग्जामिनेशन, राइट। हम लोगों ने देखा था कि क्यों इम्पोर्टेंट है, इनकी क्या वजह है इम्पोर्टेंट होने, और हमने सोर्सेस की भी बात करी थी। तो अभी मैं आपको पिछला क्लास एक बार रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहले मैं टेबल कंटेंट खोलती हूँ आपके लिए। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें देख ली, ये हम लोगों ने देख लिया, राइट। देन सेकेंड पॉइंट हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी देखा है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। हाँ, इसमें से आधा पार्ट बचा है, आई थिंक से हमें पढ़ना है 1919 से, 1919 से इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो भी हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स हम आगे आगे लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। तो इससे पहले जो वीडियो था इससे पहले जो वीडियो था वो पार्ट 1 था, ठीक है। और आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं सेम लेक्चर का, सेम पॉइंट का आज हम पार्ट 2 करेंगे। पहले हम थोड़ी रिवाइज करते हैं, थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, देन वी कैन स्टार्ट, राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इज द रूल बुक, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इज द रूल बुक, ओके, इट इज द रूल बुक। देन ये तो बेसिक मीनिंग है। देन हम वीयर की डेफिनेशन है, उसने क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे सिस्टम है जो डिस्क्राइब करती है होल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन होल सिस्टम को डिस्क्राइब करती है, कौन से? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन होलली डिफाइन करती है, होल सिस्टम, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है हमारे कंट्री की गवर्नमेंट की होल सिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल हम रिपब्लिक है, ये हमें कहाँ पता चलता है? प्रीएम्बल में है, हमें कहाँ पता चलता है? प्रीएम्बल में, विच इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर सोशल, ये भी हमें कहाँ पता, हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमें कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे गवर्नमेंट के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन? द कलेक्शन ऑफ रूल्स व्हिच एस्टैब्लिश एंड और गवर्न द कंट्री। तो हमने देखा कि एक कलेक्शन है जिसमें एक अलग अलग रूल्स दिए गए हैं और उसी के हिसाब से कोई भी कंट्री को वर्क करना पड़ता है, ठीक है। ये हमने देखा है, राइट, इन द लास्ट लेक्चर। अभी आगे की स्लाइड रिवाइज। देन वी हैव सीन इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से लोगों में कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, लिमिटेशन ऑफ द पावर है। इसमें हमने पॉइंट देखा था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कौन गवर्नमेंट पर वॉच रख सकता है? सिविल सोसाइटी, ठीक है, एक्टिव सिविल सोसाइटी, देन मीडिया, देन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। ये गवर्नमेंट को आर्बिट्री होने से बचाता है, ठीक है। इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या होनी होती है? आर्बिट्री नहीं होती है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। इन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, किस तरीके से लोगों के राइट्स का प्रोटेक्शन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमारे बेसिक वैल्यूज को डिफाइन करता है, ठीक है, किस तरीके से बेसिक वैल्यूज को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी को किस तरीके से ये डिफाइन करता है। तो सेफगार्ड राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, किस तरीके से कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट में माइनॉरिटी को दिए गए हैं, किस तरीके से ये सेफगार्ड करता है उनके राइट्स को, ये भी दिया गया है। देन बैलेंस गवर्नमेंट, कि हमारे गवर्नमेंट में बैलेंस होना चाहिए, ओके। देन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी हमने क्या, जस्ट रिवाइजिंग इट, थोड़ा फास्ट होगा आपके लिए, बट आपको अगर डिटेल में सब कुछ जानना है तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस लेक्चर, राइट, ग्रेट। अभी रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने बहुत से स्टेप लिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने सेंट्रलाइजेशन पर ध्यान दिया। इस एक्ट का इंपॉर्टेंस यही है, उन्होंने फर्स्ट टाइम सेंट्रलाइजेशन की ओर अपना पहला कदम रखा था थ्रू दिस एक्ट, ठीक है। इसी एक्ट के बदौलत उन्होंने लोगों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करना स्टार्ट किया, कंट्रोल करना स्टार्ट किया, राइट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है।
देन गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोजीशन थी उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। देन एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंट्रोडक्शन, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके सबऑर्डिनेट गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को बनाया, विच इज एज द सेंट्रलाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट 1774 में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। देन 1781 एक्ट, फिर बस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा ये बताया है, तो आप इसे रीड कर सकते हो, प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हो, जस्ट रिविजन, सो थोड़ा फास्ट होगा। ओके। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी 1784, इंपॉर्टेंट कंट्रोल था उनका। तो जो कमर्शियल फंक्शन थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शन, ठीक है। उन्होंने गवर्नर जनरल का रिड्यूस। देन ब्रिटिश, इस एक्ट में फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, फर्स्ट टाइम कंपनीज के टेरिटरीज जो इंडिया में थे उसको ब्रिटिश पोजीशन ऑफ, ठीक है, क्या कहा, ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया। ग्रेट, फाइन, आगे बढ़। एक्ट ऑफ 1786, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे राइडिंग पावर दी अपनी काउंसिल के लिए कुछ सेशन की, और कमांडर ऑफ चीफ भी उसे मिलिट्री का अपॉइंट किया गया। सेम थिंग के ओवर राइडिंग पावर जो है 70 सारे गवर्नेंस को दे दी, ठीक है। और ये भी बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी सैलरी होगी वो इनके रेवेन्यू से होगी जेल के। देन 1830 कंपनी की, ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट एक्ट। कंपनी ने अपनी मोनोपोली खत्म कर दी इंडियन ट्रेड पे, ठीक है। इंडियन ट्रेड पे कंपनी हैड देयर मोनोपोली, बट दे कंटिन्यूड मोनोपोली इन टी ट्रेड, ठीक है। टी ट्रेड में उन्होंने मोनोपोली क्या की, कंटिन्यू की इंडिया के साथ, एंड दे कंटिन्यूड देयर मोनोपोली ऑन चाइना, ठीक है। चाइना पर भी उन्होंने अपनी मोनोपोली को कंटिन्यू रखा। ओके, फाइन। देन ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली कंपनीज के टेरिटरीज को अब सॉवरेन था, ठीक है। देन 1830 सेंट्रलाइजेशन के टुवर्ड्स फाइनल स्टेप, ठीक है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है। जो 1773 में जो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो 1833 में कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड उन्होंने यहाँ पर किया। क्या किया उन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, एंड देन जो लेजिस्लेटिव पावर थे मद्रास बॉम्बे के, वो सारे लेजिस्लेटिव पावर टुक अवे कर लिए और वो सारे उन्होंने सेंट्रल को दे दिए, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। ओके। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे गवर्नर जनरल के वो सेपरेट हुए। देखिए इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि इन्होंने 6 मेंबर्स जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, 4 मेंबर्स जो है वो इंडियन सेलेक्ट किए, ठीक है। और वो कौन से कैसे लोग थे, जिन्होंने एटलीस्ट 10 ईयर तक कंपनी के साथ काम किया है, ठीक है। कंपनी के साथ काम किया है। और कहाँ के लोग चुने उन्होंने, आगरा, बॉम्बे, बंगाल, ठीक है, यहाँ के लोग उन्होंने चूज किए। ओके, फाइन, ग्रेट। देन अगेन सिविल सर्विसेज की भी एक्ट के थ्रू की, सॉरी, इट्स कंटिन्यू। देन 1858 वाला एक्ट जो हमने ऑलरेडी देख रखा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, इट्स जस्ट रिविजन, तो थोड़ी फास्ट है, राइट। द रूल ऑफ कंपनी वाज रिप्लेस बाय द रूल ऑफ क्राउन इंडिया। जो कंपनी का रूल था वो भी कट होकर क्राउन का रूल हो गया, ठीक है। क्राउन का रूल हो गया इंडिया में। देन के बाद देखिए, अब जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने अपनी पावर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर दी थी, अंडर दी थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इसके अंदर इंडिया की इंफॉर्मेशन उन्होंने किसके हाथ में दी, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी वो उन्होंने कन्वर्ट की वॉइस रॉय ऑफ इंडिया में, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय। देन 61 में उन्होंने 3 मेंबर्स इंडियन मेंबर्स को ऐड किया इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। देन वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी उन्होंने क्रिएट की, ओके, लेकिन उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इंडिया के कुछ, ठीक है, फाइन। इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम ऐड की 1861 में, इसका मतलब डिविडेशन ऑफ द वर्क, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री एंड ऑल दैट, ठीक है। देन डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गई, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास को जो 1833 में बॉम्बे और मद्रास के जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो सारे के सारे लेजिस्लेटिव पावर्स उनको फिर से वापस मिल गए, ठीक है। किन्हें मिले, बॉम्बे एंड मद्रास को। तो यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइजेशन की टूवर्ड स्टेप थी, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की टूवर्ड ये स्टेप थी। ओके, ग्रेट। देन अगेन इसमें वॉइस रॉ को ऑर्डिनेंस इशू करने की भी राइट्स मिले, ठीक है।
92 इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुए, नॉमिनेशन साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव साइज बढ़ा दी और बढ़ाए. फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन दी राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, एड्रेस द क्वेश्चन आस्क टू द एग्जीक्यूटिव. ओके फाइन. 1909 में अगेन 1909 के जो इंडिया काउंसिल एक्ट है उसे मोरलेमेंटरी रिफॉर्म्स भी कहते हैं. ठीक है, दे आल्सो कॉल्ड एज मोरलेमेंटरी रिफॉर्म्स. और इन्होंने ये नेम चेंज इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल नेम चेंज हुआ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 16 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसे बढ़ाकर 60 कर दिया. ठीक है, 16 to 60 16 को बढ़ाकर 60 कर दिया. देन सेपरेट इलेक्टोरेट लाए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया. ठीक है फाइन. तो ये सारे पॉइंट्स थे. एंड फर्स्ट टाइम जो है वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव इंडियंस को भी अलाउड था. ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट टू बिकम अ लॉ मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. फाइन. अभी हमें स्टार्ट करना है यहाँ से. आई होप आपको पिछले की रिवीजन एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज हो गया हो. अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन कनेक्ट विद मी, आप मुझे कोई भी डाउट्स पूछिए. ओके ग्रेट. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19. तो इसके थ्रू देखिए अभी हम इस एक्ट को डिस्कस करते हैं. हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, अभी हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को ऑल्सो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं. ओके, इसमें उन्होंने सेंट्रल सब्जेक्ट्स को डिमार्केट किया. ठीक है, एंड सेपरेट किया फ्रॉम दोज ऑफ प्रोविजनल सब्जेक्ट. ठीक है, सेंट्रल सब्जेक्ट को उन्होंने डिमार्केट किया और उसको सेपरेट किया फ्रॉम प्रोविजनल सब्जेक्ट. ठीक है, ओके ग्रेट. प्रोविजनल सब्जेक्ट को भी लाया. ठीक है, सेंट्रल सब्जेक्ट को डिमार्केट किया और प्रोविजनल सब्जेक्ट्स भी लेकर आए. ठीक है, फिर उन्होंने जो प्रोविंस लेवल थी वहां पर उन्होंने डायर की लाई. ठीक है, डायर की लाई. ठीक है, डायर की में उन्होंने क्या किया, 2 सब्जेक्ट्स लाए, एक ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट. एक रिजर्व सब्जेक्ट, ये टू उन्होंने डायरेक्ट के थ्रू लाए विच इज अंडर प्रोविंस. ठीक है, प्रोविंस में. ठीक है, ओके. देन अगेन दिस एक्ट इज फेमस फॉर डायरेक्ट इलेक्शन. उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन लाए इस एक्ट के थ्रू. ठीक, डायरेक्ट इलेक्शन लाए. द एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट 3 of 6 members of the Viceroy Executive Council other than Commander in Chief were to be Indians. और इस एक्ट ने क्या किया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, जो 6 लोग थे, 6 लोग, उनमें से 3 लोग जो है वो इंडियंस चाहिए. बट एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ. ठीक है, कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी 3 लोग जो है वो इंडियंस चाहिए थे. ये उन्होंने इस एक्ट में बताया. ठीक है, देन प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर एग्जांपल स्टेट सर्विस कमीशन. ठीक है, स्टेट सर्विस कमीशन या यूनियन सर्विस कमीशन. ठीक है, यूपीएससी, जस्ट लाइक यूपीएससी. ठीक, ओके ग्रेट. देन एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट. सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया उन्होंने टू 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस. अगेन उन्होंने एक्सटेंड किया कम्युनल इंडिया में. ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस में. ठीक है, दिस इज द मेजर एक्ट इन द इंडिया. राइट, छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी नॉट अ स्टोरी, इसका बैकग्राउंड है. ठीक है, पहले वो सुन लेते. देखिए 1935 का एक्ट आने से पहले 1930 में साइमन कमीशन आए थे. ठीक है, साइमन कमीशन आया था. तो उस टाइम पर लोगों ने क्या किया, साइमन कमीशन को क्या किया, रिजेक्ट किया. इंडियंस ने रिजेक्टेड साइमन कमीशन. और उन्होंने कहा कि हम लोग इसे इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कमीशन आपने बिठाया है, वो कमीशन में जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चला है उसमें एक भी इंडियन नहीं है. ठीक है, उसमें एक भी क्या नहीं है, इंडियन नहीं है. ये कहकर हमारे जो नेशनलिस्ट थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने साइमन कमीशन को क्या किया, अपोज किया. ठीक है, साइमन को अपोज. फाइन, ओके देखिए आगे चलते हैं. जो आया कब था, साइमन कमीशन आया कब था, 1928. ठीक है, 1928 में आया था, मैंने बोला. तो 1928 में आया था साइमन कमीशन, जिसको नेशनलिस्ट ने अपोज किया. देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा, व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड कि ठीक है आप एक काम कीजिए, आप अपनी रिपोर्ट बनाइए. ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट बनाइए. तो वो रिपोर्ट कौन सी थी, नेहरू रिपोर्ट. ठीक है, मोतीलाल नेहरू कमेटी के हेडमैन थे, इसलिए हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं. तो सरकार ने अपनी रिपोर्ट बनाई, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई. ठीक है, एंड देन मोहम्मद जिन्ना ने कुछ 14 पॉइंट्स बनाए थे.
ठीक है, वो एक अलग रिपोर्ट। फाइन, तो ऐसे 3 रिपोर्ट का मिक्सचर मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बट सिर्फ इतना नहीं, आगे देखिए ये जो सारे तीनों रिपोर्ट्स थे सारे तीनों मर्ज करने के लिए, एक दूसरे से डिस्कशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। तो उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कुछ भी रिकमेंडेशन आए थे वो अगेन व्हाइट पेपर जो पब्लिश हुआ था वो अगेन 1933 में जो पब्लिश हुआ था वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक हिस्सा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस चीज़ों से बना है? द एक्ट बेस्ड ऑन साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। वो द व्हाइट पेपर पब्लिश बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने व्हाइट पेपर पब्लिश किया था वो जो साइमन कमीशन के आया था। ओके, बेस्ड ऑन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बेस्ड था ये जो व्हाइट पेपर है वो। देन रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सिलेक्ट कमिटीज, और जो जॉइंट सिलेक्ट कमिटीज थी तो हम लोगों ने काम दिया था कि मतलब ब्रिटिशर्स ने जिनको काम दिया था कि आप कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन कीजिए और क्या नई चीज़ें हमें चाहिए वो बताइए। तो ये सारे जॉइंट सिलेक्ट कमिटीज के रिपोर्ट थे, वो सारे मिलकर 1935 का एक्ट क्रिएट हुआ था। ओके, दिस इज द मेजर एक्ट, क्योंकि इसमें से बहुत सी ये हमारे एक सोर्स है, ठीक है, ये हमारा सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए बहुत बड़ा सोर्स। ओके, तो ये बहुत मेन एक्ट है और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन consisting of the provinces and princely state as units to envisaged federation never come into begin। ठीक है, एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया कि एक फेडरेशन कंसिस्ट इंडियन फेडरेशन बनेगा जो प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट को एज ए यूनिट रखेगा, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक है, देन 3 लिस्ट, ठीक है, उन्होंने 3 लिस्ट लाए इस एक्ट के थ्रू, जो कौन सी थी? प्रोविंशनल लिस्ट जो सेंटर की थी, सॉरी आई एम सो सॉरी, जो स्टेट की थी, स्टेट्स इन अ सेंस प्रोविंसेस की। देन फेडरल लिस्ट जो पूरी तरीके से सेंट्रल की थी, सेंटर की थी, एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट, देन कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, स्टेट और रेसिडरी पावर्स भी थे जो पूरी तरीके से थे गवर्नर के, पावर्स किसके थे? गवर्नर के थे। फाइन, ग्रेट, आगे बढ़ता है। It provided for the adoption of diarchy at the center, introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces। डायरकी का क्या किया? एडॉप्टेशन किया फॉर सेंटर, ठीक है, सेंटर के लिए डायरकी लाई, मतलब उन्होंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया। इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म एट 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, ठीक है, जो उनकी 11 प्रोविंसेस थी, 6 प्रोविंस को उन्होंने क्या दिया? बाइकैमरलिज्म, जिसका मतलब क्या है? What is the meaning of bicameralism? It means that उन 6 प्रोविंसेस को लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी। ठीक है, दिस इज नोन एज सॉरी स्टेट ऑफ काउंसिल, नॉट स्टेट ऑफ काउंसिल। ये दोनों चीजें उनको दी थी। ठीक है, these 6 provinces were Assam, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये वो 6 प्रोविंसेस। उन्होंने फेडरल कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया, ठीक है, फेडरल कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया और काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया जो था उसे अबॉलिश किया और फेडरल कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट का उन्होंने ऑर्डर दिया था। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने जस्ट देखा कि फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट दिल्ली for the resolution of dispute between provinces and also between the center and the provinces। ठीक है, तो अलग अलग 11 प्रोविंसेस थे, अगर उनके बीच में एक दूसरे में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी सॉल्व करने के लिए फेडरल कोर्ट को बनाया, एंड सेंटर एंड प्रोविंस के बीच में अगर कोई झगड़ा हो तो वो भी सॉल्व करने के लिए फेडरल कोर्ट को क्रिएट किया गया एट दिल्ली। ठीक है, देन इट वाज टू हैव 1 चीफ जस्टिस, उसको एक चीफ जस्टिस हुआ करता था एंड 6 जजेस थे, not more than 6 judges। ठीक है, ओके, गॉट इट, फाइन। So this is the importance of federal court। ठीक है, let's move ahead now। देखिए, the Indian Council was abolished। ठीक है, ये कुछ मेजर पॉइंट्स है 1935 एक्ट के बारे में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी हम लोगों ने देखा कि इंडियन काउंसिल को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। The Secretary of State
for India would instead have a team of advisor. ठीक है, वाइसरॉय की जो पोजीशन थी वाइसरॉय की वो उन्होंने डिलीट कर दी और उसके जगह पर उन्होंने क्या किया, जो इंडियन काउंसिल था एंड वाइसरॉय था उसको डिलीट कर टीम ऑफ एडवाइजर क्रिएट की फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या एडवाइस की, क्या क्रिएट की, टीम ऑफ एडवाइजर क्रिएट की. ठीक है, ओके. देन दिस एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, और इस एक्ट ने डायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस. ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में, 1935 के एक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके. The British Parliament retained its supremacy over Indian legislature, both provincial and federal. लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी सुप्रीमेसी जो रिटेन रखी. ठीक है, इंडियन लेजिस्लेचर बोथ प्रोविंशियल एंड फेडरल. ठीक है, बोथ प्रोविंशियल एंड फेडरल. ठीक है, फाइन. ब्रिटिशर्स ने अपने सुप्रीमेसी को क्या किया, रिटेन किया, मतलब बहुत संभल कर अपनी सुप्रीमेसी अभी भी उन्होंने रखी. ठीक है. Then the act provided for the establishment of Reserve Bank of India. ठीक है, इस एक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया. ठीक है, प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, ग्रेट. Then the act was a milestone in the development of a responsible constitutional government in India. ठीक है, ये एक्ट अपने आप में एक माइलस्टोन था फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है, गवर्नमेंट कैसी हो, रिस्पॉन्सिबल हो, एंड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल हो. कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब उस पर पावर्स हो, रिस्पॉन्सिबल मतलब वो लोगों के सवालों का जवाब देने वाली हो. ठीक है, ग्रेट. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस किया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, ग्रेट. लेट्स मूव अहेड. इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट एक्ट बिकॉज इसी से हमें आज़ादी मिली थी, तो अभी हम आज़ाद हैं. ठीक है, इस एक्ट के बाद वी आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, फाइन. इट डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट. ठीक है, इस एक्ट ने हमें इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन डिक्लेयर कर दिया. इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन क्या किया, डिक्लेयर किया. ठीक है, इट इस्टेब्लिशेस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट बोथ द सेंटर एंड द प्रोविंसेस. सॉरी, तो इन्होंने इस्टेब्लिश एंड प्रोविंसेस. ठीक है, इट डेजिग्नेटेड फॉर इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स कॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, इन्होंने क्या डेजिग्नेटेड क्या किया, वॉइस ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब नॉर्मल हेड्स एंड असाइन ड्यूअल फंक्शंस असाइन किए टू दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. वो ड्यूअल फंक्शन क्या थे, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एंड द सेकेंड पॉइंट वाज लेजिस्लेटिव. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया उन्होंने. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. ठीक है, डिक्लेयर दिस डोमिनेंट लेजिस्लेचर एज अ सॉवरेन बॉडी, और इस लेजिस्लेचर को उन्होंने एज अ सॉवरेन बॉडी भी डिक्लेयर किया. ठीक है, गॉट इट. तो यहाँ आपका खत्म होता है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड फीचर्स का पार्ट 1. ठीक है, में हम लोगों ने सारे एक्ट डिसाइड किए. अभी हम आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अभी हम कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ बढ़ रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ओके, तो वीडियो का दिस वाज द पार्ट 2, वीडियो वाला पार्ट 2, बट ये पार्ट 1 उस चैप्टर का था जहाँ पर आपके सारे एक्ट्स खत्म हो गए. ठीक है, अभी ये पार्ट 2 ऐसा नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि दिस इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, ग्रेट. तो अभी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड हुई थी फर्स्ट टाइम 1934 में. ठीक है, फर्स्ट टाइम कब डिमांड हुई थी, 1934 में. ठीक है, अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब क्या है कि एक ऐसी असेंबली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट तैयार करे, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करे. ठीक है, फाइन. तो फर्स्ट टाइम 1934 में M.N. रॉय जो थे, जो सीनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के, उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की, सिर्फ बात की थी. ठीक है, इन 1935 में हमारे जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड किया था. ठीक है,
they officially demanded constitution. ओके, देन 1938 में क्या हुआ, जैसे स्टोरी टाइप है, आप इसे अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है। याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, बट अगर कभी कभी सवाल आता है तो यू कैन मेंशन इट, ठीक है। देखिए 1938 में अगेन क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने क्लियरली कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से चुन कर आएगा, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से चुन कर आएगा, ठीक है। एंड बाहर वालों का इंटरफेरेंस इसमें वालों का नहीं होगा। इन शॉर्ट दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। 1938 में उन्होंने डिक्लेयर किया। फिर कहीं जाकर ब्रिटिशर्स 1914 में उनकी बात मानी, अगस्त ऑफर लेकर आए, अगस्त ऑफर लेकर आए, तो उन्होंने क्लियरली क्या कहा कि यू विल गेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यू कैन मेक ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, ओके, ग्रेट। देन आफ्टर दैट क्या हुआ, 1942 एट 1942 में क्या हुआ, 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड वो आए और उन्होंने क्या कहा कि यू विल गेट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिशर्स का ये लेकर आए थे वो क्या कहते हैं उसे, जस्ट अ वर्ड, जैसे हम कहते हैं ना कि संदेश, ठीक है, ब्रिटिशर्स का संदेश लेकर आए थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कि यू विल गेट अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, क्रिप्स मिशन को अपोज किया मुस्लिम लीग ने, ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अपोज किया, ठीक है, जो 1942 में आया था, तो मुस्लिम लीग ने अपोज किया, ठीक है। वाई, बिकॉज उन्हें लगता था कि इसमें मुस्लिम के कोई पॉइंटर्स नहीं, दे वांटेड 2 कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक, बंटवारा चाहिए एंड पाकिस्तान। बट इसके बाद भी इसके बाद भी देन ये आया, देन कैबिनेट मिशन आया, एंड कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार की गई, और इसमें मुस्लिम्स को भी ना चाहते हुए भी हाँ भरनी पड़ी, ठीक है, ओके। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट हुई। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड, देन उसकी एस्टैब्लिशमेंट, ये सब कैसी हुई ये बताने के लिए एक बैकग्राउंड था। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जान। तो देखिए दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट, ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा संविधान जहां बना था वो जगह, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज constituted in November 1946 under the scheme formulated by the cabinet mission plan, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही क्या हुई थी, फॉर्मुलेट हुई थी 1946, ठीक है। तो देखिए कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसके कुछ स्कीम्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इन द सेंस इस प्लान में की कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्लान। देखिए फीचर्स ऑफ द स्कीम इन द सेंस द फीचर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें टोटल सीट्स, ठीक है, टोटल सीट्स होना चाहिए था, ये प्रिंट्स ने सॉरी, टोटल सीट्स कितनी थी, 389 थी, ठीक है, टोटल सीट्स 389, जो 2 बेसिस पर डिवाइड करी गई, 296 ब्रिटिश इंडिया के लिए दी गई, ठीक है, एंड जो 93 थी वो प्रिंसली स्टेट के लिए दी गई, ठीक है, प्रिंसली स्टेट के लिए दिए गए, ठीक है, फाइन, ग्रेट। देखिए each provinces and princely state were to be allotted seats in proportion to their, ठीक है, उनको सीट्स अलॉट की इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। हर एक प्रिंसली स्टेट में सीट्स किस तरीके से अलॉट की गई, प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन को, ओके, मतलब इतने लोगों के लिए इतने मेंबर और इतने लोगों के लिए इतने मेंबर, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और इनका प्रोपोर्शन था 1 to 1 लाख, आई थिंक एक इंसान 1 लाख लोगों के लिए, ऐसा इनका शायद कुछ प्रपोजल था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट बट आई थिंक दिस राइट, ओके, ग्रेट। अभी आगे बढ़ते हैं, विच इज द जो बचे हुए फीचर्स से ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान के। तो जो सीट अलॉट की गई थी उन्होंने इक्वली, मतलब उन्होंने कहा था कि इस तरीके से अलॉट की गई है कि मुस्लिम, सिख और जनरल, ये 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज को इसमें क्या मिले, जगह मिले, ठीक है, दे डिवाइडेड इन द दैट 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज जो थी विच वर मुस्लिम, सिख एंड जनरल, उन सबको इक्वल या फिर
अच्छे सीट्स मिले, ठीक है, फाइन। द फोर्थ पॉइंट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी का जो कमिटी का रिप्रेजेंटेटिव था were to be elected by the members of that community, ठीक है। अभी देखिए जो कमिटीज हमें बनानी थी, तो हर एक कमिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव वो किसमें से इलेक्ट होने वाला था, मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के मेंबर्स में, इन द प्रोफेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इन द प्रोफेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड वोटिंग वाज टू बी द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल में जब आप इलेक्शन करेंगे तब समझाऊंगी। और जो हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट थे उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करना था, उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना था, नॉमिनेट करना था, ठीक है। मतलब यहाँ पर इलेक्शन था क्या, नहीं, वो चूज कर रहे थे अपने रिप्रेजेंटेटिव। ओके फाइन, अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमारे इसमें चेंजेस क्या आए 1946 एक्ट की वजह, ठीक है, वो देखते हैं। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे ड्यू टू द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, वो देखते हैं, ठीक है। द असेंबली वॉज मेड अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी, ठीक है। इस एक्ट के बाद असेंबली को फुल्ली सॉवरेन बॉडी बनाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? का मतलब ये है कि इस असेंबली के अंदर जो भी डिसीजन थे वो स्वयं असेंबली ही लेगी, ठीक है। उन पर कोई पावर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। ऑल द डिसीजंस वेर सेपरेटली टेकन बाय दिस बॉडी, इसका मतलब है सोवरेन बॉडी। वो किसी के प्रेशर के अंडर नहीं आएंगे, अपने सारे डिसीजन वो खुद लेंगे, फिर वो चाहे सेंट्रल हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, ठीक है। वो किसी के भी प्रेशर में नहीं आएंगे। विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उन्हें जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना था वो सारी चीजें वो अपने इंक्लूड कर सकते थे। व्हाट दे वांट दे कैन मेड इट, ठीक है। देन फर्स्ट पॉइंट में सेकेंड पॉइंट ये है कि दे कैन अल्टर और एब्रोगेट एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो लॉ हमारे लिए अच्छा नहीं है, दे कैन एब्रोगेट इट, और अगर कोई चांस निकलता है तो वो उसे अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो ब्रिटिश के बारे में जो लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाए उन लॉ के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उसे अल्टर भी कर सकते हैं या उसे वो एब्रोगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट, फाइन, आगे बढ़ते हैं। द असेंबली अल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, और यही सेम असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनी। क्या बनी? लेजिस्लेटिव बॉडी। बॉडी मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। जो लॉ बनाने के लिए बॉडी चाहिए वो भी यही असेंबली को बनाया गया, ठीक है, फाइन, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई थी? इट वॉज मेड इन नवंबर 1946, ठीक है, नवंबर 1946 जब हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था। अनडिवाइडेड इंडिया की बात है ये, डिवाइडेड इंडिया की, ठीक है, जब हमारा पार्टीशन। बट जब पाकिस्तान बन गया, ठीक है, जब पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार हो गया तो उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया हमारे, कहाँ से विड्रॉ किया उन्होंने? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से, ठीक है। इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसमें से इन्होंने विड्रॉ किया, ओके फाइन। कौन से एरियाज में? जो एरिया अब पाकिस्तान बनने वाला था, ठीक है। देन अदर फंक्शंस परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत से अलग अलग परफॉर्मेंस भी होती है। बट उससे पहले एक बात मैं बताना चाहती हूँ। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था कि 1947, give me a minute, 1947 I think, no, it's 1943, पर 19 वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट हुई, और दिसंबर 13 को 1946 दिसंबर 13 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ। क्या पास हुआ? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है। इस रिजोल्यूशन के हिसाब से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरी तरीके से लोगों को बताया, और ये सारा ऑब्जेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने क्या किया? पास किया, ठीक है, उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव को पास किया था। तो ये क्या था ऑब्जेक्टिव? यही ऑब्जेक्टिव बाद में प्रीएम्बल बना, और इस ऑब्जेक्टिव के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बट ये पास किसने किया? पास बाय नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पास किया, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाते वक्त बहुत सारी डिबेट्स हुई, ठीक है, और वो डिबेट्स पॉजिटिव थी। सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को छोड़कर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त बहुत सारी डिबेट्स हुई। हर एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में सोचा गया और फिर से इंक्लूड किया गया। इसमें बहुत सारे मतभेद भी थे। फॉर एग्जाम्पल अम्बेडकर और गांधी, इन दोनों में बहुत मतभेद थे।
अंबेडकर को कांग्रेस पसंद नहीं थी, ठीक है, अंबेडकर जी को कांग्रेस के बारे में उनके व्यूज अलग थे, दे डोंट लाइक कांग्रेस, फिर भी उन लोगों ने साथ में आकर एक दूसरे के साथ देकर जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपने जो लॉज है वो बनाए थे, ठीक है। तो ये लॉज क्या थे, किस पर क्या डिबेट हुई, ये सब जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन वॉच अ संविधान सीरीज, ठीक है, बहुत अच्छी सीरीज है, संविधान सीरीज है, केवल 10 एपिसोड है, ठीक है, 10 एपिसोड है उसके, बट तो ये 10 एपिसोड आप देख सकते हैं, इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ये फ्रीली अवेलेबल है, ओके। अभी देखते हैं अदर फंक्शंस परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अदर फंक्शंस क्या परफॉर्म हो तो देखेंगे, ठीक है। तो इट रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप, तो उन्होंने इंडिया की मेंबरशिप क्या किया, रैटिफाइड किया, इंडिया की मेंबरशिप को उन्होंने रैटिफाइड किया इन मई 1949, ठीक है। कॉमनवेल्थ कंट्री के लिए कौन सा रैटिफाई किया इंडिया की मेंबरशिप को, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए, ठीक है। देन अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1940, जुलाई 22, 1940 नेशनल फ्लैग को क्या किया, अडॉप्ट किया। देन अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950, ठीक है, जनवरी 24, 1950, ये बात भी ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या थी, लास्ट मीटिंग थी, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग, ओके फाइन, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट में लाया था, ठीक है, एक्शन में लाया था। क्यों इस दिन लाया था, क्योंकि इस दिन कांग्रेस के पास से इससे पहले 1930 में जो है 26 जनवरी 1930 में फुल स्वराज की बात की थी फॉर फर्स्ट टाइम, फुल स्वराज, और इसका अपना एक अलग महत्व था, इसलिए हमने इस दिन इसको चुना, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन लाए, क्योंकि हिस्टोरिकली वो जो था एक इम्पॉर्टेंट दिन था, ठीक है। देन वी हैव अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग ऑन जनवरी 24, 1950, नॉट सॉरी इट्स नॉट फ्लैग इट्स सॉन्ग, ठीक है, हमने हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, वो भी हमने 24 जनवरी 1955 को ही अडॉप्ट किया, और इस असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट किया, और उसके बाद इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेटेड वर्क था वो खत्म हुआ, और पूरी तरीके से वो लेजिस्लेटिव वर्क में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, फाइन, ग्रेट, आगे बढ़ सॉरी फॉर अभी देखिए, ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसने ऐसे कोई ऑथोरेटिव टेक्स्ट हिंदी लैंग्वेज में हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ सोचा नहीं, और कोई प्रोविजन भी नहीं थी, बट इन 1987 फिफ्टीथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई, और उसके थ्रू हम लोगों ने 394 ए आर्टिकल को इंसर्ट किया, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 22, तो हमने इसे इंसर्ट किया, और अभी हमारे पास एक ऑथोरेटिव टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक हिंदी लैंग्वेज में बना, ठीक है, फाइन, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट कभी कभी आपको सवाल पूछा जा सकता है ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथोरेटिव टेक्स्ट था हिंदी का लिया या नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत पर क्लियरली मेंशन है, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ग्रेट। अभी देखिए, जैसे हर एक अच्छी चीज होती है, ठीक है, हर कोई इंसान एक अच्छा काम करता है, तो क्रिटिसिजम्स तो उस पर होते ही है, ठीक, क्रिटिसिजम्स तो उस पर होते ही है, तो ये सेम लाइक दैट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए थे, जिसमें फर्स्ट है नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट कि लोग पीपल ने इस बॉडी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, मतलब पीपल ने इसे चुनकर नहीं दिया था, कोई वोटिंग नहीं हुई थी, ये लोग चुने गए थे विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, और ये रिमेंबर नहीं करती, डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं है बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बट उस वक्त जो भी लीडर्स थे उन सबको इंडियंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो जो भी लीडर्स ने इन लोगों को वोट दिया था, वो सारे वोट लोगों को ही थे, ये बात हम समझनी चाहिए, राइट। देखिए नेक्स्ट, नॉट अ सोवरेन बॉडी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरेन बॉडी नहीं, ऐसा उनका कहना है, रादर अगर हमने 1947 एक्ट में दिया भी गया है इट्स कंप्लीटली सोवरेन बॉडी, फिर भी लोगों का ये मानना नहीं था कि एक सोवरेन बॉडी है, ऐसा क्यों, बिकॉज
वॉज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोज थे उन प्रपोजल्स के मुताबिक ये बनाई गई थी इसलिए, ठीक है। द थर्ड टाइम इज पॉइंट इज टाइम कंज्यूमिंग। लोगों का ये मानना था कि ये जो है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत समय लगा है, ये लोगों का कहना था, ठीक है। उनका ये कहना था कि अदर कंट्रीज ने है उन्होंने बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर लिया गया था, वी हैव टेकन टू मच टाइम, ठीक है। ये अदर एक क्रिटिसिज्म था। उनके अकॉर्डिंग जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो सिर्फ 4 महीने में कंप्लीट किया गया था, ठीक है। वो सिर्फ 4 महीने में कंप्लीट किया गया, ओनली 4 मंथ्स। तो उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा समय, तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ये क्रिटिक्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। देन अनदर इज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। ऑफ कोर्स इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ठीक है। ये डोमिनेटेड बाय कांग्रेस थे ऐसा लोगों का कहना है, बट दूसरे लोग भी उसमें थे, ठीक है। देन लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन डोमिनेशन, ठीक है। लोगों ने कहा कि लॉयर्स और पॉलिटिशियन का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था इसमें। जो एक फैक्ट है, एक्चुअली लॉयर्स और पॉलिटिशियन का डोमिनेशन था इसमें, लेकिन इट वाज हेल्पफुल ओनली फॉर अस, क्योंकि लॉयर्स के होने से ही हमें लॉ बनाने में आसानी होती है, ठीक है। ओके, देन 6 पॉइंट इज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ये पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अगर ये डोमिनेटेड बाय कांग्रेस है तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें खुद में अलग अलग रिलीजन के लोग बहुत ज़्यादा थे। कांग्रेस किसी एक समाज से डोमिनेटेड नहीं थी, बहुत से अलग अलग लोग थे। तो डोमिनेटेड बाय हिंदूज कहना है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सब मुस्लिम्स को, सिख्स को, सब लोगों को अपना अपना हक मिला था, ठीक है, अपना अपना हक मिला था। ओके फाइन। अभी इसमें की मेजर पॉइंट्स ये है, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जिसपे से हर साल आपके प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। एक सवाल तो पक्का पूछा ही जाता है मैच द पेयर्स में, ठीक है। वो है कमिटीज, ठीक है, वो है कमिटीज वाला सवाल। यहाँ भी आपको बता देती हूँ कौन सी कमिटी। देखिए क्या पूछा जाता है कमिटीज में। जनरली कमिटीज में पूछा जाता है कमिटीज और उसके हेड कौन थे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ड्राफ्टिंग कमिटी जिसके हेड थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। और मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि इसमें से हर साल एक सवाल आता ही आता है। तो देखिए कौन सी कमेटी थी, यूनियन पावर कमेटी थी, पावर कमेटी अपनी यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पेन लिखेंगे आप लोग, प्लीज इसे याद रख लीजिए। देन थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। दर इज यूनियन कमेटी, ये कमेटी इसके हेड कौन थे देन प्रोविंशियल कमेटी बनाई गई, प्रोविंशियल के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में तो बता ही दिया, राइट। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में तो मैंने बता ही दिया। देन नेक्स्ट कमेटी इज द कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड अदर ट्राइबल इश्यूज। तो इस पर अलग अलग 5 कमिटीज थी, अलग अलग माइनर में डिवाइड की गई। ये 5 मेन कमिटीज है, मेजर कमिटीज है जो आपको याद रखनी है। जैसे हर साल एक सवाल पूछा जाता है, ओके। एंड जो बचे हुए जो बाकी कमिटीज है यू कैन जस्ट लर्न इट, इसकी भी आप याद रख लीजिए। यूपीएससी कब क्या पूछे नहीं कर सकते, बट अभी मगअप करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने राइट्स के बारे में भी, एक्ट्स के बारे में भी आपको बताया, एक्ट्स पे से भी हर साल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एक सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। आप उसे मॉडर्न में से कवर कीजिए या यहाँ से कवर कीजिए, इंपॉर्टेंट कि आप उसे कवर कीजिए, ठीक है। तो एक्ट्स को भी आपको लर्न करना है। जो ये ड्राफ्टिंग कमिटीज एंड ये सारी कमिटीज है उनके हेड है, उनके मेंबर्स के नाम एक बार पढ़ लीजिए और जो हेड है उन्हें याद कर लीजिए, बट नॉट राइट नाउ। एक्ट्स भी आपको अभी लर्न नहीं करने, और ये जो चीज़ें हैं कमिटीज वो भी आपको अभी लर्न नहीं करनी। ये आपको लर्न कब करनी है, आगे, ठीक है। जब आपके प्रीलिम्स को मिनिमम 2 महीने बचेंगे तब से आप मगअप करना स्टार्ट कीजिए, आपको एग्जाम तक सारी चीज़ें मगअप हो जाती है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। अभी हमने हमारा लेक्चर कंप्लीट किया है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ मिलते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी एंड ऑल थिंग्स यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।